मेरा ये कहना है कि जो टी इंडस्ट्री, आज बैंक वाला भी इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। लोन मांगो तो बैंक वाला लोन भी नहीं देता। लेकिन टीएमसी से प्रेम कौन करता है? मुझे लगता नहीं। टीएमसी के हमारे अपने नेता और कार्यकर्ता भी उनके बड़े नेताओं से प्रेम करते होंगे, या उनकी योजनाओं के कारण उनको लाभ होता होगा। मुझे ऐसा दिखता नहीं। और दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए, आप देखिए डिजास्टर को लेकर के 11,500 करोड़, जिसमें से 1200 करोड़ पश्चिम बंगाल को दिया गया है। 4.1 करोड़, 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग और रोजगार मिलेगा, वो हमारे क्षेत्र से भी रहेंगे। ऐसा है, टीएमसी को वोट मिल जाता है क्योंकि उस समय वोट के समय में इम्पोर्टेड वोट बैंक का बड़ा हिस्सा टीएमसी को मिलता है, इसीलिए जीत जाता है। ऊँट के मुँह में जीरा। तो इससे बात स्पष्ट होता है, 4 लाख करोड़ के बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन 50 लाख करोड़ जो देश का बजट में, मैंने आपको इतना कुछ गिना दिया। हाल ही में जो यूनियन बजट हुआ, उस पर और अधिक चर्चा के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। और मेरे साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के सभापति आदरणीय अरुंदा और सिलीगुड़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी स्टेट के सेक्रेटरी डॉक्टर शंकर घोष जी और सभी मेरे वरिष्ठ जिला के पदाधिकारी और इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर आपके समक्ष उपलब्ध हैं। 23 जुलाई 2024 को जो इंटरिम बजट था, उसका सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा हुई। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहाँ 2014 में 15 लाख करोड़ का देश का बजट होता था, वो बढ़ के आज 50 लाख करोड़ का हो गया है। 3 गुना से ज़्यादा भारत की इकोनॉमी और भारत का बजट और भारत की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। और 2024-25 का जो बजट था, प्रमुखता से उसके अंदर में इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, युवाओं को सशक्त करना, उनको स्किल देना, उनकी एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ ही एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग तरीके से खेती करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अधिक जोर दिया है। इसी के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया है, जिसमें हमारा सिलीगुड़ी शहर और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक और करसंग की टाउन भी आती है। इनोवेशन के ऊपर में जोर दिया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में प्रमुखता से जोर दिया है। और मैं इस बजट के लिए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जिन्होंने लगातार 7वीं बार भारत का बजट भारत के सदन में रखा है, श्रीमती सीतारमन जी का आभारी हूँ। मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस बार हमारे चाय श्रमिक और चाय से जुड़े हुए जो परिवार है उनकी चिंता की, और प्रधानमंत्री के नाम पे एक नई शुरुआत हुई है। और प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चालू किया है, जिसके अंतर्गत 2024-25 और 2025-26 के लिए आसाम और पश्चिम बंगाल, यानी उसमें से भी नॉर्थ बंगाल में ही चाय बागान होता है प्रमुखता से 3 जिलों में, उसके लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया है। और ये 1000 करोड़ चाय श्रमिक के जो परिवार के सदस्य, उनके बच्चे हैं, उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के ऊपर में खर्च होगा। इसी के साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने 11,500 करोड़ का बजट देश भर में नेशनल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत देश भर में जो है डिजास्टर के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया है।
उसमें करीब करीब जो है 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी मिला है। और मुझे ये उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बजट को और इस बजट का बड़ा हिस्सा जो तीस्ता में बाढ़ पीड़ित है, जिसमें कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग जिला है और साथ ही जलपाईगुड़ी जिला में जो नुकसान पहुंचा है, जिन परिवार की क्षति हुई है, जिन परिवार का घर बहा है, जिन लोगों का घर का सामान का नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, इंडस्ट्री नॉर्थ बंगाल में और विशेष करके दार्जिलिंग में बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। और ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद शायद ही कोई चाय इंडस्ट्री को चलाना चाहेगा। और आज भी ज़्यादातर जो उद्योग, चाय उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं, वो घाटे में चल रहे हैं। उसके कई कारण हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो टी बोर्ड की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका ठीक नहीं है। टी बोर्ड रेगुलेशन और रेगुलेटर को कंट्रोल करके बैठा है, जो अंग्रेज़ के समय शायद ठीक था। प्लांटेशन लेबर एक्ट जब बना, शायद उस समय उसकी उपयोगिता थी, लेकिन आज वो ठीक नहीं है। टी बोर्ड का काम होना चाहिए टी प्रमोशन का, विदेशों में टी को प्रमोट करें, हिंदुस्तान डोमेस्टिक मार्केट में टी को प्रमोट करें, चाय का कंजम्पशन बढ़ाएं और चाय के बारे में जो है पब्लिसिटी करें। लेकिन ठीक विपरीत जो है, चाय पत्ती कब टीपनी कब नहीं टीपना, सो चाय का रेगुलेशन में ही टी बोर्ड उलझा हुआ है। उसमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। ये विषय मैंने बहुत प्रमुखता से रखी है। और मेरा ये कहना है कि जो टी इंडस्ट्री, आज बैंक वाला भी इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। लोन मांगो तो बैंक वाला लोन भी नहीं देता। और मेरा आग्रह है भारत सरकार से, जो इस बार के बजट में भी मैं रखूँगा, शायद मुझे कल इसकी बोलने का मौका मिलेगा, तो मेरा इसमें ये मांग है कि चाय इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे उनको लोन मिले और उनको सुविधा मिले। और साथ ही भारत सरकार से मेरी एक मांग है कि एक स्पेशल वन टाइम पैकेज इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से 1000 करोड़ रुपये आपने चाय श्रमिकों को दिया, इसी तरह से एक बड़ा पैकेज जो है वन टाइम हेल्प और पैकेज, स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता है, अगर चाय बागान को हम जिंदा रखना चाहते हैं। मैं पूरी तरह इंडस्ट्री के साथ हूँ। और इसके साथ ही मेरी चाय के जो इंडस्ट्री है उनके साथ भी एक मेरा निवेदन है, उनमें भी एकता होने की आवश्यकता है। विरोधाभास बहुत है। आसाम के चाय बागान कुछ और बात बोलते हैं, बंगाल के कुछ और बोलते हैं और अन्य चाय बागान के लोग कुछ और बोलते हैं। उनमें आपस में तालमेल बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि चाय के बुशे 100 साल से पुराने हो गए हैं। उसमें नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लांटेशन में बहुत आवश्यकता है। कुल मिला के मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ठोस कदम, और इसको लेकर के भारत सरकार स्वयं भी चिंतित है। मुझे लगता है चाय के इंडस्ट्री को लेकर के, चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों को लेकर के भी बड़ी घोषणा केंद्र सरकार करेगी और मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। कौन सा राज्य, कौन से जिला का स्पेसिफिक बजट इस बजट में घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तो मैंने आपको कहा, दार्जिलिंग जिले के चाय बागान को लेकर के 1000 करोड़ रुपये अलॉटमेंट हुआ है। डिजास्टर को लेकर के 11,500 करोड़, जिसमें से 1200 करोड़ पश्चिम बंगाल को दिया गया है। 4.1 करोड़, 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग और रोजगार मिलेगा, वो हमारे क्षेत्र से भी रहेंगे। 2.68 लाख करोड़ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे क्षेत्र में है। और 10 लाख करोड़ से 1 करोड़ आवास योजना अर्बन बनेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी को, दार्जिलिंग को फ़ायदा होगा। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, 26,500 घर हमारे दार्जिलिंग ज़िले के बनेंगे। सो मुझे लगता है हमारे लिए इसमें बहुत कुछ है, बस हमको प्रयास करना पड़ेगा, उसके अंदर डूब करके देखना पड़ेगा। टीएमसी तो बोल रहे हैं, आप लोग सोच नहीं रहे बंगाल में। मुझे ये बताइए, टीएमसी ने कोई चिंता की है क्या? ऐसा है, टीएमसी को वोट मिल जाता है क्योंकि उस समय वोट के समय में इम्पोर्टेड वोट बैंक का बड़ा हिस्सा टीएमसी को मिलता है, इसीलिए जीत जाता है। लेकिन टीएमसी से प्रेम कौन करता है? मुझे लगता नहीं। टीएमसी के हमारे अपने नेता और कार्यकर्ता भी उनके बड़े नेताओं से प्रेम करते होंगे, या उनकी योजनाओं के कारण उनको लाभ होता होगा, मुझे ऐसा दिखता नहीं। और दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए, आप देखिए 3.78 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बजट है कि नहीं है एनुअली, अभी भी फिर पेश होगा। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को कितना मिलता है? 860 करोड़ रुपया।
उसमें से 50% खर्चा होता है, 450 है 40%, 500 करोड़ रुपए वापस। यानी हमारे को 0.002% बजट अलॉटमेंट होता है, 0.001% बजट मिलता है। ऊँट के मुंह में जीरा। तो इससे बात स्पष्ट होता है 4 लाख करोड़ के बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन 50 लाख करोड़ जो देश का बजट में, मैंने आपको इतना कुछ गिना दिया। बंगाल को 14,000 करोड़ का एक साल का बजट आवंटन हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए 60,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कार्यान्वयन है, ऑलरेडी काम चल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे विधायक की हमेशा ये आग्रह रहता था, सिलीगुड़ी जंक्शन और जलपाईगुड़ी एनजीपी का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ 100 जो है पूरे पश्चिम बंगाल में स्टेशन को अमृत भारत के अंतर्गत लिया गया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। लगातार जो है 11.1 लाख करोड़ का, यानी पिछले बार जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो खर्चा था उसमें 11% की वृद्धि करके 11.1 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इसका सीधा अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो भी एंसिलरीज है उनको इसके माध्यम से फ़ायदा होगा। और ये बहुत कम देशों में होता है जहाँ 11 लाख करोड़ की रकम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में सरकार खर्च करती है। और जब सरकार का खर्चा इतना जोर जो है 20% से ज़्यादा का पूरा बजट का हिस्सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, इसका मतलब इससे कारण जॉब क्रिएशन भी होगा और एंसिलरीज को भी फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा रूरल डेवलपमेंट को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जोर दिया है और उसके अंतर्गत 2.66 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ ही 1.5 लाख करोड़ जो है ये सेट किया है लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी 1.5 लाख करोड़ का 50 साल तक किसी भी स्टेट को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा 1.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो है इसमें एलोकेट किया है। इसके साथ ही जो स्टेटों को ग्रांट देती है केंद्र सरकार, क्योंकि आपको पता है SGST और CGST 2 तरह के टैक्स कलेक्ट होते हैं, और तीसरा एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो पेट्रोल और लिकर से आता है स्टेट को। जो SGST का हिस्सा जो इतना केंद्र राज्य का रहता है उसी के अनुपात से राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार भी आवंटन करती है। तो स्टेट को जो ग्रांट है वो 6.42 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार को भी मिलेगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछले 5 साल से लगातार जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उससे 121%, 125% और टोटल 5 साल का अगर हम जोड़ें, टोटल करें तो 131% अतिरिक्त जो है पश्चिम बंगाल को भारत सरकार ने पैसा दिया है। जो आए दिन ये आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है और बेबुनियाद है। इसके साथ ही 1.62 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है अगर किसी राज्य को लोन या एडवांस के रूप में चाहिए हो केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी भी यहाँ पे एलोकेशन हुई है। इसका मतलब आप देखिए 6.5 लाख, 7, 8, 9, 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग राज्यों को मिलेगा। और इस 10 लाख करोड़ रुपये में जो है पश्चिम बंगाल की आबादी 7.5% है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 10% है। यानी आबादी अगर पूरे भारत की आबादी देखे उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहता है। मुझे बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है, लेकिन सच्चाई ये है जब देश आज़ाद हुआ टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे होता था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र होता था, लेकिन आज महाराष्ट्र नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल का टॉप 10 में कहीं भी हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है
पश्चिम बंगाल को पूरा पैसा दिया है। महाराष्ट्र को 60,000 करोड़ मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, ये सिर्फ जो ग्रांट हुआ है अलॉटमेंट, वो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान घर बनेंगे गरीबों के लिए, और उसमें से भी 1 करोड़ घर अर्बन सिटीज़ में बनेंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। और ये 10 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है, इसमें कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, ये जो बड़े शहर है, अर्बन शहर है, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये बजट जो है युवाओं के ऊपर में फोकस है। अगले 5 साल में 4.1 करोड़ यानी 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देना ये सरकार का एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हर साल 20 लाख युवाओं को भारत के टॉप 500 फॉर्चून कंपनी के अंदर में एक साल का इंटर्नशिप उनको कराया जाएगा, और हर महीना 5,000 रुपया यानी प्रत्येक युवाओं के ऊपर में 60,000 रुपया भारत सरकार खर्च करेगी। इंडस्ट्री नॉर्थ बंगाल में और विशेष करके दार्जिलिंग में बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, और ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद शायद ही कोई चाय इंडस्ट्री को चलाना चाहेगा। और आज भी ज़्यादातर जो उद्योग, चाय उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं, वो घाटे में चल रहे हैं। उसके कई कारण हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो टी बोर्ड की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका ठीक नहीं है। टी बोर्ड रेगुलेशन और रेगुलेटर को कंट्रोल करके बैठा है, जो अंग्रेज़ के समय शायद ठीक था। प्लांटेशन लेबर एक्ट जब बना, शायद उस समय उसकी उपयोगिता थी, लेकिन आज वो ठीक नहीं है। टी बोर्ड का काम होना चाहिए टी प्रमोशन का, विदेशों में टी को प्रमोट करें, हिंदुस्तान डोमेस्टिक मार्केट में टी को प्रमोट करें, चाय का कंजम्पशन बढ़ाएं, और चाय के बारे में जो है पब्लिसिटी करें। लेकिन ठीक विपरीत जो है, चाय पत्ती कब टिपनी कब नहीं टिपना, सो चाय का रेगुलेशन में ही टी बोर्ड उलझा हुआ है। उसमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। ये विषय मैंने बहुत प्रमुखता से रखी है। और मेरा ये कहना है कि जो टी इंडस्ट्री, आज बैंक वाला भी इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। लोन मांगो तो बैंक वाला लोन भी नहीं देता। और मेरा आग्रह है भारत सरकार से, जो इस बार के बजट में भी मैं रखूँगा, शायद मुझे कल इसकी बोलने का मौका मिलेगा, तो मेरा इसमें ये मांग है कि चाय इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे उनको लोन मिले और उनको सुविधा मिले। और साथ ही भारत सरकार से मेरी एक मांग है कि एक स्पेशल वन टाइम पैकेज इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से 1000 करोड़ रुपए आपने चाय श्रमिकों को दिया, इसी तरह से एक बड़ा पैकेज जो है वन टाइम हेल्प और पैकेज, स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता है, अगर चाय बागान को हम जिंदा रखना चाहते हैं। मैं पूरी तरह इंडस्ट्री के साथ हूँ। और इसके साथ ही मेरी चाय के जो इंडस्ट्री है, उनके साथ भी एक मेरा निवेदन है, उनमें भी एकता होने की आवश्यकता है। विरोधाभास बहुत है। आसाम के चाय बागान कुछ और बात बोलते हैं, बंगाल के कुछ और बोलते हैं, और अन्य चाय बागान के लोग कुछ और बोलते हैं। उनमें आपस में तालमेल बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि चाय के बुशे 100 साल से पुराने हो गए हैं। उसमें नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लांटेशन में बहुत आवश्यकता है। कुल मिला के मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ठोस कदम, और इसको लेकर के भारत सरकार स्वयं भी चिंतित है। मुझे लगता है चाय के इंडस्ट्री को लेकर के, चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों को लेकर के भी बड़ी घोषणा केंद्र सरकार करेगी, और मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। ग्रांट के रूप में भी युवाओं को दिया जाएगा। आप कल्पना करिए, जब 500 टॉप फॉर्चून कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनियों में हमारे देश के युवा काम करेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग और उनके वहाँ काम करने के बाद का जो उनका एक्सपर्टाइज, उनकी जो स्किल होगी, उसके कारण मार्केट में उनकी डिमांड रहेगी। और जैसी भारत को आज स्किल की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, वो देश को भी मिलेगा। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ का बजट का आवंटन हुआ है। हम जहाँ सिर्फ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती थी, आज महिलाओं को जो है 30% आरक्षण देने का काम भी सरकार ने किया है। ओवरऑल ये बजट हमारे रीजन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हाईवे, रूरल रोड और रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमारे क्षेत्र को सख्त ज़रूरत है, उसकी पूरी चिंता इसमें की है। मैं एक बार पुनः
प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिलेगा वो डेवलपमेंट का पैसा हमारे क्षेत्र में भी आएगा और हम सबके जो क्षेत्र है जिसको हम प्यार से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कहते हैं इसका विकास